नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आपका करंट इनसाइट्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट इनसाइट्स के माध्यम से हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चंद्रयान 3 के बारे में है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि चंद्रयान 3 एक चंद्र मिशन है। और चंद्रयान 3 जो है, देखिए ये चंद्रयान ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? चंद्रयान। तो ये चंद्रयान जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? चंद्रयान। ये यान अलग कर दें और चंद्र अलग कर दें तो चंद्र जो एक वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है और यान भी एक संस्कृत का वर्ड है। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, मून, और यान का मतलब होता है व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम किसी परिवहन में किसी चीज को लेकर जाते हैं। तो चंद्रयान का अगर मतलब निकाला जाए, बहुत मामूली सा और बहुत सिंपल मतलब निकाला है, तो चंद्रयान का मतलब होता है कि एक ऐसा यान है जिससे हम चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को चंद्रयान कहते हैं। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो चंद्रयान 3 की बात मैं कर रहा हूं। और जब हम चंद्रयान की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो मामा के रूप में आपने देखा होगा, सुना होगा, कहानियों में, किंवदंतियों में सुना होगा, और हमारे घरों में भी कहानियां सुनाई जाती हैं। क्योंकि मैं जैसे झांसी बुंदेलखंड से हूं तो हमारे यहाँ चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए पूर के, तो इस टाइप की जो कहावतें हैं और जो कहानियां हैं वो बचपन में आपने जरूर सुनी होंगी। तो चंदा मामा जो है उनका गहरा संबंध हमारे साथ है और रात में अक्सर चमकते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। गांव में तो बहुत शानदार तरीके से चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आप शहरों में होते हैं तो चंदा मामा थोड़े से दूर दिखाई पड़ते हैं और छुपे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मकान ऐसे हैं कि हम छत पर नहीं जा पाते हैं या हमें इतना समय नहीं है कि कभी हम अकेले में बैठकर चांद को देखें। और चांद जो है हमेशा से एक जिज्ञासा का विषय रहा है। पूरे मानव के विकास और पूरी सभ्यता में जो है इसमें जिज्ञासा रही है कि आखिर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा कहाँ है, कैसे बना, इस सब के बारे में हमेशा से एक जिज्ञासा रही है। और देखिए, चांद से खूबसूरत चेहरे की बात हो, फिल्मों के गाने हो, फिल्मों के गीत हो, तो महबूब का चेहरा जो है चांद से भी सुंदर बताने की बात की जाती है। तो चंद्रमा हमारे घरों की कहानियों में है, हमारी मम्मी और हमारे दादियों की कहानियों में है, उनके गानों में है, यहां तक कि फिल्मी गानों में है। और लोग संबंध स्पेशल के चेहरे को भी चंद्रमा से जोड़कर देखते हैं। चंद्रमा जो है हमारे जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। तो उसी क्रम में हमारा जो स्पेस एजेंसी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, उन्होंने भी एक प्रयास किया है कि क्यों ना हम चंद्रमा पर कुछ चीजों को देखने का प्रयास करें, चंद्रमा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में उन्होंने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, चंद्रमा की जानकारी के लिए, चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार के मेटल्स पाए जा रहे हैं, उनकी चीजों को जानने के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान मिशन जो है, अभी हम इसकी 3 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले चंद्रयान मिशन 1 और चंद्रयान मिशन 2 जो है लॉन्च हो चुके होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चंद्रयान मिशन 1 जो है बेटा, वो 2009 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। चंद्रयान 2 जो है वो कब किया गया था? 2019 में किया गया था। और चंद्रयान 3 कब किया गया था? 2023 में किया गया था। तो ये तीनों बातें पहले तो आपको याद होनी चाहिए, तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीनों ही चंद्रयान जो मिशन है, ये भारत के अंतरिक्ष जो स्पेस एजेंसी है, हमारी अंतरिक्ष संगठन है इसरो, उसके द्वारा चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें हम चंद्रमा की सतह पर कुछ यान उतारने की बात कर रहे हैं, कुछ व्हीकल्स ले जाने की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 1 2009 में लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा, सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 हमने 2019 में प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। लेकिन चंद्रयान 3 जो है, ये इसका प्रयास हमने 2023 में किया था, जो कि ये सफल हुआ और सफल रहा। तो चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने क्या किया था बेटा, कि चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने एक चंद्र मिशन भेजने का प्रयास किया, और उसमें हमने GSLV, जिनक्रोनस जो सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, GSLV, उसके माध्यम से हमने एक यान भेजा था। और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने उसको उतारने का प्रयास किया था। कहां किया था? चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल था, वहां पर इसको उतारने का हमने प्रयास किया था। और जब हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 मिशन के सैटेलाइट को उतारा, उसके साथ हमने एक रोवर भी उतारा, उसके साथ हमने क्या भी उतारा बेटा, हमने देखो विक्रम उसके साथ लेकर पहुंचे थे हम, ठीक है। उसके साथ हम एक रोवर भी लेकर पहुंचे थे, जिसको हमने प्रज्ञान नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रज्ञान। तो विक्रम क्या है? विक्रम क्या है कि विक्रम एक
लैंड करने वाला सिस्टम है, जिसमें से एक रोबोट निकलेगा, एक रोवर निकलेगा, जो कि चंद्रमा की सतह पर, उसके दक्षिणी ध्रुव की सतह पर घूमेगा। उसको हमने क्या कहा? प्रज्ञान कहा। तो विक्रम और प्रज्ञान दो महत्वपूर्ण चीजें हैं चंद्रयान 3 के साथ। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया था हमने 2023 में जुलाई में किया था, लेकिन जुलाई से लेके चंद्रयान 3 को समय लगा चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में। तो चंद्रयान जो पहुंचा वो 23 अगस्त 2023 को, याद रखना ये वाली डेट, कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम है और जो प्रज्ञान है और उसका जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा की सतह पर जो उतरा, वो कब उतरा है? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारा गया, वहां पर उसकी प्रॉपर लैंडिंग की गई, सॉफ्ट लैंडिंग की गई, तो इस दिन को 23 अगस्त 2023 को मोदी जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी घोषित किया। क्या घोषित किया इसको बेटा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, मतलब नेशनल स्पेस डे के रूप में भी हमने इसको घोषित किया 2023 में। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 23 अगस्त 2024 है। लगभग एक साल हो चुके हैं हमारे चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग की हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो आज हम अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं 23 अगस्त 2024 को। जब आप अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं 23 अगस्त 2024 को, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप मुझे यह कमेंट करके बताओ कि हमारे आज जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मना रहे हैं उसकी थीम क्या है, उसका विषय क्या है, वो हमें कमेंट करके आप बताओ। तो आपसे यूपीएससी में बेसिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में तो पूछे ही जा सकते हैं कि 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों घोषित किया गया था, या फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। 2024 में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया पहला, उस अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो ये सब चीजें जो है बेटा वो आपसे पूछी जा सकती है, इन सब पर बात हो सकती है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर। और एक गंभीर विषय यहां और है, एक बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर कहो उसको या फिर कहो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, उस पर उतरता है, तो फिर उस स्थान को जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उसको हमने शिव शक्ति के नाम से पहचान की है उस स्थान की। तो यह भी पूछा जा सकता है कि शिव शक्ति क्या है। तो शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐसा स्थान है जहां पर 23 अगस्त 2023 को हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वो उतरा था। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी चंद्रयान 3 के बारे में। अब आज जो हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, ये तो महत्वपूर्ण हमारे लिए है ही। आज हम इस बिंदु पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 को उतरा था और आज हम उसका प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, तो हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने, हमारे चंद्रयान 3 के उपकरणों ने हमें कुछ नमूने भेजे हैं चंद्रमा के माध्यम से, हमें कुछ उस चंद्रमा की सतह से कुछ नमूने भेजे हैं। तो उन नमूनों के संदर्भ में इसरो ने एक जर्नल में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक वहां पर लैंड हुआ, अब उसने नमूने भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे कि हमें चंद्रमा की सतह के बारे में, चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी मिल रही है। जब हमने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी उसके दक्षिणी ध्रुव पर, तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश था जिसने चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त करी। पहला देश कौन था? रूस था, फिर अमेरिका था, फिर चीन था और फिर भारत था। तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना था। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला इंडिया जो है विश्व का प्रथम देश था। और हाल फिलहाल करंट अफेयर्स ये है कि चंद्रमा की सतह पर कितने देशों ने लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त करी है। तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में 4 देशों, 4 तो पहले ही थे, 5वां जो देश है बेटा वो कौन सा है? 5वां जो देश है वो जापान है। इसका मतलब है कि अभी तक चंद्रमा की सतह पर कितने देश लैंडिंग कर चुके हैं? 5 देश कर चुके हैं। अच्छा, एक इसमें और करंट अफेयर्स है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला तीसरा जो देश था वो चीन था। ठीक है, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA चाइना था। लेकिन चाइना की उपलब्धि कुछ अलग तरह की है। चाइना की उपलब्धि किस तरह की है कि चाइना यह इस मामले में दुनिया का पहला देश है कि चाइना ने
चीन ने अपने किसी चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारा और चंद्रयान जो चीन का था या चीन का जो चंद्र मिशन था वो चंद्रमा से नमूने लेकर वापस भी लौट आया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश पहला है? वो चीन है। तो ये फैक्ट्स जो है वो आपको बहुत क्लियर तरीके से याद होने चाहिए। वो फैक्ट्स क्या क्या है एक बार फिर सुन लो। वो फैक्ट्स ये है कि भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करी। पांचवा देश कौन सा है? जापान है। पांच देश कौन कौन से? रूस है, अमेरिका है, चीन है, भारत है और जापान है। लेकिन भारत इन देशों में प्रथम ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त करी। लेकिन चीन दुनिया के इन पांच देशों में से ऐसा देश है कि जिसका चंद्रमा का मिशन जो है, मून मिशन जो है, लूनर मिशन जो है, चंद्रमा की सतह पर उतरा, वहां से नमूने कलेक्ट करे और वो वापस लेकर पृथ्वी पर आया है। ऐसे करने वाला देश कौन सा है? वो चीन है। अब भारत के चंद्रयान मिशन को मैंने समझा दिया, उसके बारे में कुछ कुछ बता दिया है। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 था उसने हमें क्या क्या सूचनाएं दी हैं, उसने हमें क्या क्या जानकारियां दी हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक मैं आपको क्या समझा चुका हूं? अभी तक मैं आपको समझा चुका हूं चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, दुनिया के उन देशों के बारे में जिन्होंने चंद्रमा पर अपने लूनर मिशन भेजे हैं और उनसे क्या क्या उपलब्धियां सामने आई हैं उनके बारे में बात करी मैंने। चाइना के बारे में बात करी, भारत के बारे में बात की, जापान के बारे में बात की और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात की है कि ये कब गया और वहां पर कब उतरा। और 23 अगस्त 2023 को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया और आज 23 अगस्त 2024 को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। उसकी थीम क्या है ये मैंने कहा है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा मैंने कहा कि एक शिव शक्ति मैंने वर्ड नाम लिया है और इसका मतलब है कि जब 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो जिस पॉइंट पर उतरा था उसको हमने किस नाम से घोषित किया है? मोदी जी ने उसको क्या नाम दिया है? शिव शक्ति नाम दिया है। तो इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 के बारे में मैंने आपको बताई और चंद्रयान 3 ने कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजी। तो उन इंफॉर्मेशन के बारे में हम बातचीत करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें चंद्रयान 3 वापस भेज रहा है, हमारे पास भेज रहा है। राइट, almost a year after Chandrayaan 3 landed on the moon, scientists in India have released the finding of studies carried out by one of the instruments on the rover module। कह रहे हैं कि लगभग 1 साल हो गए हैं जब हमारा चंद्रयान मिशन या चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था और 1 साल बाद हमारा जो रोवर है, जो रोवर का नाम क्या है, हमारे रोबोट का नाम क्या है जो वहां काम कर रहा है? प्रज्ञान नाम है उसका, प्रज्ञान नाम है उसका। ठीक है बेटा, ये वहां काम कर रहा है। तो इस रोवर ने, इस रोबोट ने जो वहां से नमूने इकट्ठा कर रहा है, कुछ नमूनों की जानकारी हमारे पास भेजी है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। द फाइंडिंग कंप्राइज द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टॉप सॉइल इन द मून्स सदर्न लैटिट्यूड्स एंड सपोर्ट द वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस दैट द लूनर सरफेस इन द immediate aftermath of the moon's formation was covered by a sea of molten materials। कह रहे हैं कि ये जो नमूने हमारे रोवर प्रज्ञान ने हमारे पास भेजे हैं या जो जानकारी हमारे पास भेजी है उससे हमें चंद्रमा के बारे में समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। और वो सहायता क्या है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि अभी तक ये माना जाता है कि जब चंद्रमा या हमारे मून का जब उदय हो रहा है, जब उसका विकास हो रहा है, तो आरंभिक चरण में चंद्रमा की जो स्थिति थी वो कैसी थी? मोल्टेन मटेरियल से बने हुए थे हम लोग, लावा से, मैग्मा से बने हुए थे। इस बारे में हमें जानकारी और अधिक मिलेगी। द डेटा कलेक्टेड बाय द अल्फा particle X-ray spectrometer APXS also contained new information about the elemental composition of the lunar surface that can help to better understand the evolution of the moon। कह रहे हैं कि ये जो डेटा हमें भेजा गया है, ये जो हाइपोथेसिस के बारे में, चंद्रमा की सतह के बारे में जो डेटा भेजा गया है, वो डेटा किसने भेजा है? वो APXS जो है एक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके माध्यम से ये डेटा भेजा गया है। और इससे हमें क्या समझने मिलेगी? चंद्रमा की सतह के बारे में और अच्छे से जानकारी, उसके विकास की जानकारी समझने को मिलेगी। और ये जो फाइंडिंग्स है चंद्रयान 3 की, ये प्रकाशित की गई है नेचर नाम के एक जर्नल में प्रकाशित की गई है और इससे हमें ये सब जानकारी मिल रही है। मतलब चंद्रयान 3 के द्वारा जो बातें हमारे पास भेजी गई हैं, चंद्रयान 3 के माध्यम से जो चीजें हमारे पास भेजी, जो फाइंडिंग्स हमारे पास भेजी गई हैं, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने
उनका प्रकाशन किया है नेचर नाम की एक पत्रिका में, और जिससे हमें यह पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह का विकास कैसे हो रहा है, चंद्रमा के सरफेस का विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में और अधिक जानकारी हमें देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा यह है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है चंद्रमा पर APXS, इसने क्या किया है, इसने क्या फाइंडिंग्स भेजी है और इसका मतलब क्या है? APXS का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्स रेज स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपको थोड़ा सा देख लेना, ये याद कर लेना। अब है कि इस इंस्ट्रूमेंट ने जो कि रोवर पर है, हमारे चंद्रयान 3 पर लगाया गया है, इसकी फाइंडिंग्स क्या है, इन्होंने क्या क्या बातें हमें बताई हैं। साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड 3 की फाइंडिंग्स। तो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों को सामने निकालकर उजागर किया है। द टेरेन अराउंड चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट इज फेयरली यूनिफॉर्म। कह रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 हमारा जहां लैंड किया है उसके आसपास की जो जमीन है वो लगभग एक जैसी बनी है। मतलब कि चंद्रयान 3 जहां उतरा है, जब हमारा रोवर प्रज्ञान आसपास वहां घूमा तो उसने मिट्टी के जो नमूने लिए और मिट्टी के नमूनों का जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि चंद्रमा के आसपास की जो जमीन है उसका जो सरफेस है वो लगभग एक ही तरह का है, एक ही तरह के मटेरियल से बना हुआ है। पहली फाइंडिंग ये है। दूसरा क्या है? द मून्स क्रस्ट वाज फॉर्म्ड लेयर बाय लेयर। कह रहे हैं चंद्रमा का जो क्रस्ट है, जैसे पृथ्वी का होता है क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, तो चंद्रमा का जो क्रस्ट है वो कैसे बना है? परत दर परत बना है। विच एड्स वेट टू द लूनर मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस। और हमें जब चंद्रयान 3 ये बता रहा है कि चंद्रमा का जो क्रस्ट है वो सतह परत दर परत बना है, सतह दर सतह बना है, इससे एक हाइपोथेसिस है चंद्रमा के बारे में, लूनर मैग्मा ओशियन LMO, उसकी पुष्टि और अधिक गहरे तरीके से होती है। तो ये भी फाइंडिंग हुई है। और क्या फाइंडिंग हुई है? द टॉप सॉइल अराउंड द सॉइल है ये, द टॉप सॉइल अराउंड द लूनर साउथ पोल हैज अ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड sprinkling of minerals which compose the lower layers of the lunar crust। कह रहे हैं अगर क्रस्ट की बात करें तो जो ऊपरी क्रस्ट है और नीचे की जो क्रस्ट है, तो चंद्रमा की जो ऊपरी क्रस्ट है वहां पर मटेरियल्स जो है बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स जो है निकल कर आ रही है। कहां से? चंद्रयान 3 के जो रोवर है प्रज्ञान, उस पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसने ये 3 फाइंडिंग्स हमें बहुत गहरे तरीके से बताई है, महत्वपूर्ण तरीके से बताई है। क्या क्या फाइंडिंग्स है? कि चंद्रयान 3 जहां लैंड कर रहा है वहां की जमीन जो है वो एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, और जो क्रस्ट है चंद्रमा का वो परत दर परत है, लेयर बाय लेयर है। इससे जो एक हाइपोथेसिस है चंद्रमा के बारे में, मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस, उसकी पुष्टि होती है। ये क्या कहती है? चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तो चंद्रमा का पूरा जो कंडीशन थी वो मैग्मा के रूप में थी, तो इसकी पुष्टि हो रही है। और ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है उस पर मटेरियल्स का जो है बहुत अधिक छिड़काव है, बहुत अधिक वहां पर मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो ये 3 फाइंडिंग्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है पूरे चंद्रमा के अध्ययन के लिए। कैसे ये फाइंडिंग्स महत्वपूर्ण है थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब है कि ये LMO हाइपोथेसिस जो मैंने पीछे समझाई थी, इसका क्या मतलब है? जिसकी पुष्टि हमारा चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है। तो आपसे बेसिक से सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि LMO हाइपोथेसिस किसके बारे में है, लूनर मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस किसके बारे में है। राइट वन, देखो लूनर मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस किसके बारे में है, और उसमें भी पूछ लेंगे कि लूनर मैग्मा जो ओशियन हाइपोथेसिस है वो चंद्रमा के एवोल्यूशन के बारे में है या फिर चंद्रमा के साइज के बारे में है। तो किसके बारे में? एवोल्यूशन ऑफ द मून के बारे में, चंद्रमा के उद विकास के बारे में एक हाइपोथेसिस है। तो हाँ, इस हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट था, इस हाइपोथेसिस की जो अवधारणा थी, हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने उस अवधारणा को और अधिक प्रभावी तरीके से पुष्ट किया है, उसको और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की बात की है और उसमें सिद्ध करने का प्रयास किया है हमारे फाइंडिंग्स ने। तो इस हाइपोथेसिस को थोड़ा समझते हैं बेटा कि टेकिंग फॉरवर्ड LMO हाइपोथेसिस की ये हाइपोथेसिस क्या है, इसको समझ लेते हैं। राइट वन, चलो क्या है हाइपोथेसिस? द मून इज thought to have been formed after a large asteroid collided with the earth some 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो उदय हुआ है वो कब हुआ है? चंद्रमा का उदय लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ है। किसके हुआ है? बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ है। वो एस्ट्रॉइड किससे टकराया था?
पृथ्वी से टकराया था। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, एक क्षुद्र ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा था, और जब ये हमारी पृथ्वी से टकराया तो उससे जो है लगभग 4.5 बिलियन अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा का उदय हो रहा है, ऐसी एक हाइपोथेसिस मानी जाती है। साइंटिस्ट हाइपोथाइज दैट in its early life the moon's surface was made up entirely of an ocean of magma। और कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने यह माना है कि जब चंद्रमा का निर्माण हुआ किसी एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने से, जब चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा टूटा और जब उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ तो चंद्रमा अपने आरंभिक वर्षों में मैग्मा से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? मैग्मा। मैग्मा का एक समुद्र था, ये मैग्मा का एक समुद्र के रूप में इसको देखा जा रहा है। मैग्मा का एक समुद्र के रूप में ये उभर कर सामने आ रहा है, समुद्र के रूप में बना हुआ था। तो ये हाइपोथेसिस है, इसी को क्या बोलते हैं? LMO हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को LMO हाइपोथेसिस बोला जाता है। एज दिस ओशियन कूल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कह रहे हैं कि कई मिलियन वर्षों में जो है चंद्रमा धीरे धीरे ठंडा हुआ। हेवियर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम रिच मिनरल्स सच एज ओलिवाइन एंड पायरोजीन सैंक टू द लोअर लेवल्स ऑफ द लूनर क्रस्ट। कह रहे हैं कि जब चंद्रमा ठंडा होने लगा, चंद्रमा धीरे धीरे कई मिलियन वर्षों में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जैसे ओलिवाइन और पायरोजीन सैंक्स, ये कण क्या होने लगे कि चंद्रमा की सतह के नीचे की तरफ जाने लगे। एंड इट्स अपर मेंटल, और इसका जो ऊपरी अपर मेंटल था वो किससे बनने लगा बेटा? ठीक है, और वो बनने लगा। लाइटर मिनरल्स क्या होने लगे? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम बेस्ड कंपाउंड्स फ्लोटेड टू द टॉप एंड फॉर्म्ड द अपर क्रस्ट। और कहने लगे कि जो कैल्शियम और सोडियम जैसे जो हल्के पदार्थ थे वो चंद्रमा की सतह के ऊपर की तरफ आने लगे। जब आप पृथ्वी की संरचना पढ़ते हो तो पृथ्वी की संरचना में यही हो रहा है कि भारी तत्व कहां जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हल्के तत्व जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो चंद्रमा का निर्माण जो ये पूरी हाइपोथेसिस है, LMO हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि चंद्रमा का निर्माण जो है 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। और उसमें क्या हुआ कि जब एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया, और वो 4.5 मिलियन फुट चंद्रमा के रूप में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है। लेकिन जब ये टुकड़ा टूटकर अलग हुआ तो आरंभिक चरण में ये टुकड़ा कैसा बना हुआ था? आरंभिक चरण में ये टुकड़ा जो है मैग्मा का समुद्र था, ओशियन ऑफ द मैग्मा था। और मैग्मा आप जानते हैं कि मैग्मा क्या होता है? जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी में से जो तरल पदार्थ निकालता है, अग्नि की तरह जो पदार्थ निकालता है, वो लावा और मैग्मा के रूप में आप जानते हैं। तो ऐसा चंद्रमा दहकता हुआ आग का गोला था। लेकिन कुछ जब मिलियन वर्ष गुजरे तो चंद्रमा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब चंद्रमा धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो भारी जो पदार्थ थे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम युक्त जो पदार्थ थे, ओलिवाइन और पायरोजीन, तो ये क्या करने लगे? चंद्रमा के सतह के नीचे की तरफ जाने लगे। और हल्के पदार्थ जो है, कौन से? कैल्शियम और सोडियम जो है चंद्रमा की सतह के ऊपरी क्रस्ट की तरफ बेटा आने लगे। तो ये निर्माण प्रक्रिया है, चंद्रमा की निर्माण प्रक्रिया को सिद्ध करने वाली थीसिस कौन सी है? LMO हाइपोथेसिस है। अब क्या है? द फाइंडिंग ऑफ चंद्रयान 3's APXS टेक दिस हाइपोथेसिस अ स्टेप फॉर फर्दर। कह रहे हैं कि हमारे चंद्रयान 3 ने जो नमूने भेजे हैं, हमारे चंद्रयान 3 ने जो एनालिसिस किया है, उससे इस हाइपोथेसिस को प्रमाणित हो रही है। यह हाइपोथेसिस और अधिक प्रभावी तरीके से सिद्ध हो रही है, और इस हाइपोथेसिस को और आगे ले जाने की बात हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, दिस सेट a class of models under the umbrella of the LMO hypothesis which theorizes a stratified lunar crust where 80-90% of the upper crust is believed to be composed of iron, magnesium, sodium rocks। कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस ये मानती थी कि जो चंद्रमा की सतह है वो इन तत्वों से बनी है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो ये APXS जो है, इसने जो नमूने भेजे हैं, उससे ये हाइपोथेसिस अधिक प्रमाणित हो रही है और हाइपोथेसिस अधिक प्रभावी तरीके से निकलकर आ रही है। अब सवाल है कि जो एक और हाइपोथेसिस थी कि क्रस्ट जो है चंद्रमा का वो कुछ अलग पदार्थों से मिलकर बना है, तो ये भी बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। मतलब कि चंद्रमा के निर्माण के बारे में, चंद्रमा के एवोल्यूशन के बारे में, चंद्रमा के ओरिजिन के बारे में जो एक बड़ा फेमस हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस कौन सी है? फेमस हाइपोथेसिस, उसको LMO हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये हाइपोथेसिस बेटा क्या हुई है? प्रमाणित ही हुई है। ये हाइपोथेसिस सिद्ध हुई है चंद्रयान 3 द्वारा भेजे गए नमूनों के माध्यम से। मिक्सिंग ऑफ क्रस्ट लोअर लेवल्स क्या है? द थर्ड APXS
as findings is a new discovery and suggested that some mixing of the various levels of the lunar crust might have taken place. और हमारे चंद्रयान 3 ने एक नई बात भी खोज कर निकाली है कि चंद्रमा का जो सतह है, चंद्रमा का जो क्रस्ट है, उसमें जो मटेरियल्स है, उसमें जो पदार्थ है, उसमें विभिन्न सारे पदार्थ मिले हुए हैं, उसमें विभिन्न सारे पदार्थ मिलकर काम कर रहे हैं. The researchers have proposed that this mixing could have been caused by the asteroid impact that led the formation of the South Pole I-10. क्या बोलते हैं इसको? एटिकेन भी बोलते हैं, I-10 भी बोलते हैं. SPA बेसन, साउथ पोल एटिकेन, इसको बोलते हैं SPA बेसन, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बेसन ऑन द मून. और जिससे कि क्या पता चल रहा है, इस पूरे सूचना से, इस पूरी खबर से क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि साउथ पोल पर जो एक बेसन है वो I-10 बोलते हैं, I-10 भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है. तो उसमें क्या पता चल रहा है कि ये सबसे लार्जेस्ट है और सबसे पुराना बेसन है चंद्रमा पर. तो इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से हो रहा है. तो इस बारे में भी हमारा चंद्रयान 3 मिशन इसकी पुष्टि कर रहा है, इसके बारे में इसको प्रमाणित कर रहा है. और ये बेसन कहां पर है? SPA बेसन कहां है? द SPA बेसन हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर. कह रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर का है. और ये कितनी दूरी तय करता है? दिल्ली से कोच्चि की दूरी जो है वो तय करता है. इसकी जानकारी भी हमें कौन दे रहा है? हमारा चंद्रयान 3 मिशन दे रहा है. और इसका डेप्थ क्या है बेटा? 6.2 से लेकर 8.2 किलोमीटर तक ये गहरा है. ये बेसिन जो है गहरा है, इतना गहरा है. और ये चूंकि सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बेसिन है, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे गहरा ये बना हुआ है. और इसका निर्माण कब हुआ था? 4.2 से लेकर 4.3 मिलियन वर्ष में इसका निर्माण हुआ था. तो इससे क्या पता चल रहा है चंद्रयान 3 के मिशन से? चंद्रयान 3 के मिशन से जो एक LMO हाइपोथेसिस है उसकी पुष्टि हो रही है. और जो SPA बेसन है उसके बारे में यह था कि बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, उसकी भी पुष्टि बेटा हो रही है चंद्रयान 3 के खबरों से, राइट. द रिसर्चर्स theorized that this asteroid impact resulted in the evacuation of the magnesium rich material from deeper layer of the moon out of the surface of the surrounding areas as ejecta. वही बात हो रही है कि भारी तत्व कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं. और हल्के तत्व बेटा कहां आ रहे हैं? हल्के तत्व ऊपर निकलकर सामने आ रहे हैं. तो इससे भी हमें पता चल रहा है चीजों के बारे में. द चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट वाज जस्ट 350 किलोमीटर फ्रॉम द रिम ऑफ द SPA बेसन. और कह रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 उतरा था वो कहां उतरा था? इस SPA बेसन से लगभग जो है 350 आसपास के दूरी पर उतरा था. और जब हमारा रोवर प्रज्ञान जो है उस बेसिन के आसपास गया, वहां से नमूने इकट्ठे करे, तो उन नमूनों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है. क्या निष्कर्ष निकाला है? कि वहां पर मटेरियल्स जो है मैटर जो है बहुत अधिक है, छिड़काव की मात्राएं पाए जा रहे हैं, परत दर परत पाए जा रहे हैं. तो इससे चंद्रमा के ओरिजिन के बारे में, बेसन के बारे में बेटा बातचीत मिल रही है. अब है कि इस खोज का क्या महत्व क्या है, इसका महत्व क्या, राइट. While these findings more or less support what is already known by modeling, imaging and various hypotheses. कह रहे हैं कि देखो, जिन बातों को हम अभी कर रहा हूं मैं आपसे, चाहे वो LMO हाइपोथेसिस हो या फिर SPA बेसन के बारे में जानकारी हो, ये जानकारी हमारे पास पहले से है. ऐसा नहीं है कि हम इनको नहीं जानते, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि चंद्रयान 3 ने जो नमूने भेजे हैं, चंद्रयान 3 ने जो भी डेटा हमारे पास भेजा है, उसके बेसिस पर हम इन हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं? इनको प्रमाणित ही कर रहे हैं, इनका सपोर्ट ही कर रहे हैं. तो जो बातें हमें पहले से पता है, जो हाइपोथेसिस चंद्रमा के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, तो उन्हीं की पुष्टि चंद्रयान 3 कर रहा है. तो क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या ये हमारे लिए जरूरी है? तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम LMO हाइपोथेसिस की बात करें या फिर SPA बेसिन की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बेसिन की आप बात कर रहे हैं, ये सारे बेसिन के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, SPA बेसिन के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, ये जानकारी कैसे है? ये मॉडलिंग से है हमारे पास, इमेज से है हमारे पास, और वेरियस हाइपोथेसिस, मतलब वैज्ञानिक पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, सोचा, और उसके आधार पर ये कहा कि LMO पहले चंद्रमा जब विकास हो रहा है तो वो तरल पदार्थ में था, मैग्मा में था, बेसिन जो है उसका बहुत अधिक छिड़काव पाया जा रहा है. तो ये सब हाइपोथेसिस है. अभी तक हमें वहां जाकर हम उसकी खोज नहीं कर पाए थे, वहां पर जाकर हम फिजिकल तरीके से, वास्तविक तरीके से वहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन दे आर नोबल
नॉन द लेस, ठीक है, कह रहे हैं कि ठीक है ये प्रमाणित है, लेकिन अभी तक ये यथार्थ रूप से इन सूटो तरीके से प्रमाणित नहीं थे। दिस इज प्राइमरली बिकॉज चंद्रयान 3 लैंडेड नियर द मून साउथ पोल ऑफ फर्स्ट इन लूनर एक्सप्लोरेशन। कह रहे हैं कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे चंद्रयान 3 ने क्या 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 काम किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, वहां पर एसपीए बेसिन के पास हमारा रोवर गया, वहां से डेटा इकट्ठा किया और फिर चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया है। मतलब कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में जो जानकारी अभी तक हमारे पास थी वो किसके माध्यम से थी? मॉडलिंग के माध्यम से थी, इमेज के माध्यम से थी, या फिर वेरियस हाइपोथेसिस के माध्यम से थी। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने क्या किया है कि हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने अब उसको इन सीटों प्रमाणित कर दिया है। वहीं जाकर उसी के मिट्टी के बारे में आंकड़े लेकर वो हमारे पास भेजे हैं। इससे इन सीटों प्रमाणित हो गया है, इससे वास्तविक रूप से प्रमाणित हो गया है। तो अभी तक जो बातें वैज्ञानिक कर रहे थे केवल इमेजिनेशन के आधार पर, चित्रों के आधार पर कर रहे थे, और जो मॉडलिंग के आधार पर कर रहे थे, हाइपोथेसिस के आधार पर कर रहे थे, अब हमने उसको वास्तविक रूप से प्रमाणित कर दिया है कि जो आप कह रहे थे वो सच में वैसा ही है। और इसका क्या फायदा हुआ है कि इन सीटों, देखो यह लिखा है इन सीटों एक्सपेरिमेंट्स हमने करके दिखाया है। इन सीटों का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे बोल दूं कि दिल्ली के उस इलाके में ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा वातावरण है कि दिल्ली के मान लो कि करोल बाग में स्थिति ये बनी हुई है, मैंने यहां से बैठकर एक अनुमान लगा दिया। लेकिन इन सीटों का क्या मतलब होता है कि आप फिर करोल बाग जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जाके चीजों को देख रहे हैं। तो अभी तक चंद्रमा के बारे में जो जानकारी थी वो एक्स सीटों कह सकते हैं कि यहां से बैठकर हम अनुमान लगा रहे थे। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन ने क्या किया बेटा, वो वहां पर गया और इन सीटों जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की हमने। तो ये महत्व है हमारे लिए कि हमने इन चीजों को वास्तविक रूप से प्रमाणित कर दिया है। क्लियर? अब देखते हैं कि इससे और क्या चीजें हो सकती हैं। इससे यही लिखा है इन सारी चीजों में कि हमारा जो ये मिशन है, हमारे मिशन ने इस पूरे अवधारणा को वास्तविक रूप से बेटा प्रमाणित कर दिया है, वास्तविक रूप से दिखा दिया है। अब आगे क्या हो सकता है इसका फायदा हमें, इफ द मिक्सिंग ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द लूनर क्रस्ट वाज propelled by the impact on the SPA basin and by further impact subsequently in and around the basin, scientists believe that the APXS measurements will serve as the first ground truth in the South Polar Highlands and probably play a key role in the overall understanding of the origin and evolution of the moon। कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने, वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि चंद्रयान 3 का जो भी प्रभाव है, उसका जो भी महत्व है वो ये है कि हमारे लिए जो अभी तक अवधारणा थी, हमारे लिए जो अभी तक केवल हाइपोथेसिस थी, अब उसको हमने वास्तविक रूप से प्रमाणित कर दिया है। तो आगे भविष्य में इन सारी चीजों का प्रभाव जो है रिसर्च पर पड़ेगा, सारा प्रभाव जो है शोध पर पड़ेगा। और साउथ पोल के बारे में, दक्षिणी ध्रुव के बारे में जो मिशन भेजे जाएंगे आने वाले भविष्य में, कोई और देश भेजेगा या हम ही भेजेंगे, तो अब हम अपने सैटेलाइट को, अब हम अपने रोवर को जो है, अपने लैंडर को इस हिसाब से तैयार करेंगे जिससे कि वो इन जो अभी तक सूचनाएं प्राप्त है उनके आधार पर नई नई सूचनाओं को प्राप्त कर पाए। तो भविष्य के लिए क्या फायदा होगा? भविष्य के लिए फायदा होगा कि चंद्रमा के बारे में हमारे पास और अधिक नॉलेज है, तो हम जो नया मिशन कोई चंद्रमा के बारे में भेजेंगे, लूनर मिशन भेजेंगे, तो उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा ताकि वो इन जरूरतों को भी पूरा कर सके। तो ये महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स निकलकर सामने आ रही है, महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स निकलकर हमारे सामने आई। तो मैंने आज यही बात आपसे की है पूरे सेशन में कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन है, ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मिशन ने क्या कर दिखाया है? इस मिशन ने ये करके दिखाया है कि अभी तक हमारे बारे में जो अवधारणा थी चंद्रमा के बारे में, हमारे पास अभी तक जो सोच थी वो केवल हाइपोथेसिस के बेसिस पर थी, पर अब हमने वास्तविक रूप से उसको जो है प्रमाणित करके दिखा दिया है। तो देखो यहां समझने वाली बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था, और आज हम 23 अगस्त 2024 को पूरे एक साल बाद जो है अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं और चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा चंद्रयान 3 एक सफल चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है, वो वहां सफलतापूर्वक उतरा और दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा करने वाले हम पहले देश थे दुनिया के जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर किसी की लैंडिंग कराई है। इसके अलावा उन्होंने जो सूचनाएं भेजी हैं उससे चंद्रमा के बारे में और अधिक चीजें प्रमाणित हुई हैं। तो चंद्रमा के बारे में ये खबरें और अखबारों में आती रहेंगी। तो इन सब विषयों से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है, बिहार का आ रहा है, बाद में यूपीएससी का जो होना है प्रीलिम्स वो तो होना ही है, लेकिन चंद्रयान 3 के बारे में, उसका रोवर क्या था, उसका नाम प्रज्ञान है, ये सब जो मैंने बातें बताई बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकती हैं। तो आज का सेशन
मैंने चंद्रयान-3 पर रखा था, चंद्रमा के मिशन पर रखा था, तो निश्चित रूप से सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, हमारे साथ चीजों को तैयार करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अपने करंट इनसाइट्स में मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 PM। तो आप दीक्षांत आईएएस के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिए। नमस्कार।